सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट साबिक सिफारतकार सैयद शरफुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ कर लेते। एक बड़ा अहम मौका था, बहुत सारे ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया गया। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक बड़ा तारीखी लम्हा था। लेकिन इस तारीखी लम्हे में मुल्क का दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सदर आता है और वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी डेवलपमेंट को सबताज करने की कोशिश करता है। फिर लंदन के मेयर को टेरेबल इंसान बताता है। फिर वो कहता है कि वो शरिया लाना चाहता है। मुसलमानों से जो एक नफ़रत है वो भी खुलकर सामने आती है कि शरिया ऐसे क्या इस्लामोफोबिक इसको स्टेटमेंट समझा जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप जो स्पीचेस हुई हैं, बिलखसूस अगर डोनाल्ड ट्रंप से हम शुरू करें? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवाल किया। मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि ये जनरल असम्बली का जो इजलास है ये हर तीसरे सितंबर के तीसरे ट्यूसडे को शुरू होता है, जो आज ट्यूसडे है। तो इसलिए आज शुरू हुआ है, लेकिन वैसे तो ये 9 सितंबर को शुरू हो चुका था, जिस दिन कतर पे इसराइल ने हमला किया था। ये जो आज का इजलास है ये कंट्री स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स आके अपने अपनी कंट्री की स्टेटमेंट्स देते हैं। और ट्रेडिशनली ये जो इजलास आप इस वक्त देख रही हैं, जो कंट्री की स्टेटमेंट्स हो रही हैं, ये यूएन में कोई नहीं सुनता है, बल्कि चले सदर ट्रंप को तो सुनने के लिए कुछ ना कुछ लोग जमा हो गए होंगे। उमूमन ये जनरल असम्बली का हॉल खाली रहता है। इसमें जो तकरीर होती है, बेसिकली ये तकरीर अपने मुल्क के लोगों को सुनाने के लिए की जाती है। और आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी तकरीरें इसमें आई हैं और आएंगी भी, जिसमें उनके ममालिक ने क्या किया, क्या तरक्की की, क्या चैलेंजेस थे, वो वहाँ पे पेश करते हैं। फिर अपने अपने मुल्कों में जाके वो अखबारों में तशहीर करते हैं कि हमने यूएन में ये कहा। तो ये सदर ट्रंप की जो आज की तकरीर थी, ये यूएस ऑडियंस को थी, ये गैर मुल्की लोगों को एड्रेस करने के लिए नहीं थी। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें बड़े बड़े मज़ाहिब का खेज मौके भी आते हैं। मैं जब एक दफ़ा यूएन सेक्रेटरी यूएन जीए के इजलास में बतौर ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, तो उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने जैसे ही वो स्टेटमेंट पढ़ के गए तो उनके बाद नंबर आया वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज का। उन्होंने एक बाइबल उठाई हुई थी और आने के बाद कुछ पानी का गिलास पकड़ा हुआ था। वो बाकायदा उन्होंने उस जगह को प्यूरिफाई किया और उसके बाद कहा कि यहाँ से अभी शैतान होके गया है, तो इसलिए मैं इस जगह को प्यूरिफाई कर रहा हूँ। पूरा जनरल असम्बली का हॉल वो जो कैफों से भर गया। इसी तरह से चंद दिन पहले इसराइल के एम्बेसडर ने एक छोटा सा श्रेडर लेके आए वो, और उन्होंने वहाँ यूएन चार्टर को जो है उस श्रेडर में डाल के एक तमाशा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन चार्टर फाड़ दिया था। तो ये तमाशे जो हैं ये यूएन में होते रहते हैं। जहाँ तक आज की सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट का सवाल है, उसका दरअसल बेसिकली वो बहुत इस वक्त एंग्री मूड में है, क्योंकि यूरोप ने उनको सुना नहीं है। यूरोप ने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई फ़लस्तीन के उस इशू के ऊपर। 10 कंट्रीज़ ने जो हैं वो पिछले 2 दिनों में फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, और ये वो कंट्रीज़ हैं जो इसराइल के साथ बड़ी देर तक खड़े रहे थे, और ये उन्हीं की एक तरह से सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। उन्होंने भी इसको तस्लीम कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत नाराज़ हैं और यूके से तो ज़्यादा नाराज़ हैं कि उन्होंने यहाँ आने के बाद कोशिश की कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, केयर स्टारमर को कन्विंस कर लें, लेकिन वो नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक मशवरा दिया यूरोप को कि यूरोप रशिया से एनर्जी खरीदना बंद कर दे, और उनका रिस्पांस ये था कि जी हम इस वक्त तैयार नहीं हैं, बल्कि जो अलाई हैं यूरोप के अंदर सदर ट्रंप के, वो प्रेसिडेंट ओरबान ऑफ हंगरी, उन्होंने भी मना कर दिया कि जी हम नहीं कर सकते बंद। तो यूरोप से नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने यूरोप को झाड़ा। वो नाराज़ हैं यूके से, इसलिए उन्होंने यूके में किसी को झाड़ने को तो कोई मिला नहीं, तो उन्होंने वही पुराना राग जो था वो सादिक खान के खिलाफ उगल दिया। हालांकि अगर आप देखें तो एक प्रेसिडेंट को सूट नहीं करता कि एक छोटे से शहर के एक छोटे से मेयर को, क्योंकि रैंक के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक दुनिया की सुपर पावर के सदर हैं। उनके अंदर जो गवर्नर्स हैं 52 स्टेट्स के, उनका भी ओहदा बहुत बड़ा होता है। गवर्नर्स के अंडर फिर आते हैं बहुत सारे सिटी के मेयर्स। तो एक लंदन के मेयर को पकड़ के इस तरह से अपने साथ पर्सनल वेंडेटा शो करना, वो भी इंटरनेशनल फोरम पे, तो ये जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट बेसिकली, कि वो अपने आप को इतना नीचे ले आए हैं कि वो अपने आप को एक मेयर के साथ कंपेयर करके तो वो वार्निंग दे रहे हैं। और वार्निंग क्या दे रहे हैं कि मेयर जो है वो शरिया लॉ ले आएगा, इमिग्रेंट शरिया लॉ ले आएंगे। मुझे इस वक्त
एक ऑर्सन वेल्स की वो मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन 1938 की वो ब्रॉडकास्ट याद आ रही है जो न्यू जर्सी में उन्होंने की थी रेडियो के नए नए आने के बाद, जिसमें उन्होंने H.G. वेल्स का जो नावल था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उसके अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि द मार्शियंस आर कमिंग। और न्यू जर्सी के अंदर हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो थे वो घरों से बाहर निकल गए थे ये समझ के कि अब रेडियो से ऐलान हो गया है कि मार्शियंस आर कमिंग। तो सदर ट्रंप ने कुछ ऐसी ही कोशिश की है इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करके कि जैसे कि अब वो पैनिक फैल जाएगा सारी दुनिया में, और हो सकता है फैल जाए। जो राइट विंग जो लीडर्स हैं यूरोप के अंदर, यूके में भी रिफॉर्म पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसको लिप्टन्स ने अपनी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट में उनके एड डेवी ने बहुत सख्ती से उनको क्रिटिसाइज किया है। तो ये लोग तो इस बात को उछालेंगे। सोचने की ये बात है कि हैंडफुल ऑफ इमिग्रेंट्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को किस तरह से बिठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद बेचारे डोल पर हैं और वो शरिया लॉ क्या लेके आएंगे। ये तो एक इनका एक गिमिक था जिन्होंने प्ले किया डराने के लिए यूरोप को। शरफुद्दीन साहब, आपको ये नहीं लग रहा कि ये न्यूयॉर्क के जो मेयर का इलेक्शन आना है गालिबन नवंबर में, उससे पहले ये अपने लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इनको बड़ी परेशानी हुई थी जब जोहरान ममदानी जो थे वो कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए थे। तो ये जोहरान ममदानी का रास्ता रोकने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप या तो आपका अपना मुल्क होता, उसका कोई शहर होता तो आप अपने कंसर्न्स शो कर रहे होते या इतने बड़े फोरम पर जाकर बात कर रहे होते, और आप किसी और मुल्क के उस एक शहर के बारे में, उसके एक मेयर के बारे में, ये भी नहीं कि कोई वजीर आजम है या कोई, जैसे कि आपने पहले भी कहा, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बार बार वो सदीक खान का तस्करा क्यों ले आते हैं। ये आप सही कह रही हैं, हो सकता है एक एसोसिएशन हो, उनके अंदर एक डर बैठा हुआ हो कि जोहरान ममदानी जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और ख़ास तौर पर पिछले हफ्ते उसको डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑफिशियली इंडोर्स भी कर दिया है। तो यानी कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिशियल नॉमिनी है, और हो सकता है कि ये जीत भी जाए इलेक्शन। ख़ास तौर पे जो उन्होंने कल जो बड़ा मसला खेज़ एक और ऑर्डिनेंस इशू किया है जिसमें पैरासीटामोल को और टाइलेनॉल को जो उन्होंने लिंक किया है ऑटिज्म के साथ, उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं, और स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाने वाले वो भी बड़े नाला हैं। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा सडनली इतनी ज़्यादा गलतियां हो गई हैं एक के बाद एक, कि वो अब उनको सुझाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कहें। उन्होंने बगराम एयरबेस को भी अफगानिस्तान में लेने का फैसला कर दिया, और इस किस्म के जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वो यके बाद दीगरे वो बैक फायर कर रहे हैं। कोई भी उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है सॉलिड जिसको वो लेके कह सकें कि ये मेरी परफॉर्मेंस है। आज उन्होंने जो 7 ममालिक का जिक्र किया, 7 जंगों का जिक्र किया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, उसमें से 2 सबसे बड़ी जंगें जिसमें इतना ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है, यूक्रेन का और गाज़ा में फ़लस्तीनियों का। उसमें उनके पास सक्सेस स्टोरी का कोई सक्सेस की स्टोरी नहीं है। तो वो भी एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इन दोनों जंगों को वो रोकने से नाकाम रहे हैं। फिर जहाँ तक एक उन्होंने आज की काम की बात की आज की स्पीच में, वो ये थी कि दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा है। ये एक वाकई बड़ी सॉलिड उन्होंने बात की, लेकिन उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो इनिशिएटिव है वो इनके राइवल कंट्री जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने वो ले लिया, क्योंकि यस्टरडे पुतिन ने प्रपोज किया कि जो स्टार्ट टॉक्स हुई थी अमेरिका और रूस के दरमियान में 2010 में, और जो अब तक चल रही हैं, जिसकी वजह से बाइडन ने और पुतिन ने 2015 में ये ऐलान किया था कि हम 2021 में ऐलान किया था कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक ख़ास लिमिट से बढ़ने नहीं देंगे। तो उसका भी इनके हाथ से इनिशिएटिव निकल गया, क्योंकि ये प्रपोजल आई है पुतिन की तरफ से सदर ट्रंप को, और वो अभी तक खामोश बैठे हैं उसके ऊपर। सही शरफुद्दीन साहब, एक और भी खबर आई कि इसी इजलास की साइडलाइंस में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके सरबराहान से भी डोनाल्ड ट्रंप एक मुलाकात करेंगे। उसका एजेंडा क्या हो सकता है? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि वो फ़लस्तीन में सीज़ फायर में इंटरेस्टेड हैं, ना ही वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर क्या वो करेंगे मुस्लिम ममालिक से मिलके? क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो बड़ा सीरियस दिखाई दे रही हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बिलखुसूस जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो मसला है फ़लस्तीन को लेकर। देखिए, इसमें ये जो मीटिंग्स हैं, बायलैटरल मीटिंग्स, ये यूएन का एक खासा हैं और होती हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त 2 साइमल्टेनियस समिट हो रहे हैं। एक अभी जो ख़त्म हुआ है इसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर स्पेशल समिट ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन,
और एक समिट अभी जारी है, समिट ऑन रिन्यूएबल्स। उसमें भी सदर ट्रंप को बहुत ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि रिन्यूएबल्स जो हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि यूएन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो है इन्वायरमेंटल केओस की वजह से रिन्यूएबल्स के बजाय वो दूसरी तरफ जा रही है कि अल्टरनेट एनर्जी सप्लाईज को वो प्रमोट करे। तो एक दो समिट्स ये हो रहे हैं, फिर बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, फिर जो मुख्तलिफ ममालिक के जिसको कॉकसस कहते हैं, कॉकसस, वो इस्लामिक ममालिक के हैं, लैटिन अमेरिकन के हैं, कैरेबियन के हैं, अफ्रीकन यूनियन के हैं, वो अपना मिलते हैं क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि सब जगह सब लोग आए हुए हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनमें से इस्लामिक कॉकस को एड्रेस करने का इरादा जाहिर किया है, तो वो लाजिम बात है उनको इनवाइट करेंगे। और मेरे ख्याल में वहाँ पे इस वक्त जो सदर ट्रंप हैं वो कोशिश ये करेंगे कि ईरान को एक बहुत बड़ी डेंजरस कंट्री बना के पेश करें। उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है, ख़ास तौर पे क्योंकि इनकी जो यूएस की बॉम्बिंग हुई थी ईरान के रिएक्टर पे, तो वो नाकाम हुई। ईरान का टोटल 100% वो जो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तबाह नहीं हुआ। उन्होंने ईयू से कोशिश करवाई कि ईयू सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, लेकिन वो भी उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त उनका गुस्सा ये निकलेगा कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को बुला के किसी तरह से वो ईरान के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करने की कोशिश करें। और इस्लामिक कंट्रीज़ इस वक्त उनसे इतने खुश नहीं हैं। आपने तुर्की के सदर का सुना होगा एड्रेस जो यस्टरडे हुआ था, दीगर कतर ने भी एड्रेस किया है। तो उसमें वो यूएस से थोड़े बहुत एक तरह से समझ लें कि शाई हुए हैं, क्योंकि यूएस ने खुलकर उनकी मदद नहीं की जब इसराइल का हमला कतर पर हुआ था। तो हो सकता है कि एक तो ये कि उनको ठंडा करने की कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली ईरान के खिलाफ उनका पूरे का पूरा जो महाज है वो खुलेगा। अच्छा सैयद शरफुद्दीन साहब, ये जो जिन ममालिक ने अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है, पावरफुल ममालिक हैं, ऑल्दो कि अभी तक हम जर्मनी का वेट कर रहे हैं कि जर्मनी भी इस हवाले से कोई फ़ैसला करे, लेकिन जो आ भी चुके हैं, अब 150 गालिबन ममालिक हो चुके हैं जो कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके हैं। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, होगा क्या इससे? सिर्फ तस्लीम करना था या कोई सीरियस कोशिशें भी इन ममालिक की जानिब से की जाएंगी सीज़ फायर के हवाले से? क्योंकि आपने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया, लेकिन जिस तेज़ी से वहाँ पे जेनोसाइड जारी है, अगर फौरी तौर पर कुछ ना किया गया तो फिर कब्रों की रियासत बनाई जाएगी वहाँ पर। क्या किस तरह से किया जाएगा अगर उनकी जानें बचाने की इस वक्त कोशिश नहीं की जा रही? इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और ये प्रोग्रेस इसलिए हुई है कि देखिए 2023 में जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 7 अक्टूबर से एक महीना पहले जब एड्रेस किया था, तो उन्होंने एक नक्शा लहराया था जिसके अंदर ग्रेटर इसराइल का उन्होंने वो उसको बताया था मेंबर्स को कि ये हमारा मुल्क होगा और हम इस तरह से इसको एक पीसफुल इलाका बनाएंगे इस मिडल ईस्ट के रीजन में। तो उस वक्त किसी कंट्री ने भी इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया था, बल्कि आयरनी तो ये थी कि सऊदी अरब भी उसके बावजूद उनसे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जिस तरह से हालात ने पलटा खाया, तो अब वहाँ एक ऐसी पोजीशन जिसमें ग्रेटर इसराइल को तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया गया था, टू स्टेट थ्योरी तो जो बिन में जा चुकी थी, वो अब सारी की सारी रिवाइव हुई है। और उसके बाद जो एक जो मसला था वो हमास का था, और ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जिसको समिट ने भी इंडोर्स किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इंडोर्स किया है, उन्होंने ये तय किया है कि इसराइल को और हमास दोनों को कंडेम करें फॉर द 7 अक्टूबर एंड फॉर व्हाट हैपेंड इन रिटेलिएशन इन रिवेंज। और साथ में हमास से कहा है कि अब आपका फ्यूचर में कोई रूल नहीं होगा, आप अपने हथियार डाल देंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू पैलेस्टाइन। तो ये तो जो सबसे बड़ा एडवांस ये हुआ है कि इस बार्गेनिंग चिप के बेसिस पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने आज रिकॉग्नाइज किया है इस हफ्ते फ़लस्तीन को, वो एक एडवांस हुई है। तो जो फ्यूचर ऑफ फ़लस्तीन है वो इसलिए वाजे है कि हल्के हल्के जो प्रेशर डल रहा है इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, कि इसका वाहिद हल ये है कि आप एक नेशन को ज़मीन से उठा के आप समंदर में नहीं डाल सकते। ये वही बात है जो 1948 में यही कंट्रीज कहा करते थे कि कैसे आप सारे के सारे यहूदियों को इसराइल से उठा के समंदर में डाल दें, ये हो नहीं सकता। तो उस वक्त इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी, जिसकी वजह से इन्होंने उनको सपोर्ट किया।
अब आज जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो फ़लस्तीनियों को है, और यही ममालिक कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि सारे के सारे फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करके दुनिया में फैला दिया जाए और ये सारी की सारी ज़मीन इसराइल को दी जाए। तो ये अब जो प्रेशर पड़ेगा उसका नतीजा ये निकलेगा कि सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हल ही इसका एक हल है। जहाँ तक सवाल है कि क्या कौन सा इलाका फ़लस्तीन में आएगा, कौन सा इलाका इसराइल में होगा, तो इसके ऊपर बहुत मुश्किल नेगोशिएशंस हुई थी होंगी, इसके ऊपर हुई भी थी सन 2000 में, जब बिल क्लिंटन ने एक कोशिश की थी कैंप डेविड में उसको बुला के यासिर अराफात को, और इसराइली वज़ीर आज़म उस वक्त यहूद बाराक थे, वहाँ पे परसेंटेज का मसला पड़ गया था। यहूद बाराक ने कहा था कि इसराइल जिस ज़मीन पर काबिज़ है उसका 80% अपने पास रखेगा, 20% फ़लस्तीन ले ले। उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकी। जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन का मुजाहरा किया, अगर वो चाहते तो किसी तरह से इसको उसी वक्त हल करा देते। और बाद में किताब लिखने वालों ने, बहुत सारी तारीख लिखने वालों ने कहा है कि 60-40 पे या 50-50 पे एग्रीमेंट हो सकता था कि इसराइल ने 67 के बाद जो इलाके कब्जा किए हुए हैं उसमें से 50% रख ले, 50 वापस कर दे। तो ये इस पे होंगी बड़ी सख्त नेगोशिएशंस। लेकिन नेगोशिएशंस देखिए पाकिस्तान इंडिया के वक्त भी हुई थी, उस वक्त भी कोई हल निकला था। नेगोशिएशंस तुर्की के जब ये ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई थी तो उस वक्त भी हुई थी कि किस तरह से पॉपुलेशन को रिप्लेस किया जाए, जो जो ग्रीक्स आबाद थे फार्मर ऑटोमन एम्पायर में, और जो 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 तुर्क रहते थे ग्रीक इलाकों में, वो पॉपुलेशन एग्रीमेंट की तहत एक्सचेंज हुआ। तो ये सब मुमकिन है, लेकिन बशर्ते के एक तरह से गारंटर्स ऑफ पीस मौजूद हों, जो कि इस वक्त यूरोप और यूएस होंगे। और अगर दोनों पार्टीज जो हैं, जिसमें से एक पार्टी तो तैयार है और उन्होंने ये बात भी मान ली है कि हमास विल हैव नो रोल, तो अब सिर्फ पैलेस्टाइन अथॉरिटी और महमूद अब्बास जिन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन भी करा दूंगा अगले साल, तो इनकी तरफ से तो पूरी रजामंदी है। सिर्फ इसराइल को मजबूर करना है, और इसराइल को मजबूर करना मुश्किल इसलिए नहीं है कि इसराइल के अंदर खुद एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन इस वक्त उभर रही है, जो वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें ऑलरेडी मरवा दिया है और ये अब हमारे बच्चों का फ्यूचर भी खराब करेगा। तो सही शरफुद्दीन साहब, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की आपने बात की, क्या उस पर तमाम फ़लस्तीनी वो भी अग्री करेंगे? क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो किरदार रहा है, हमने देखा कि वो तो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में भी जो आज तक होता रहा है, वहाँ पर भी कुछ उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आज तक फ़लस्तीनियों को कोई रिलीफ तो नहीं दिला सकी। वहाँ पर किस किस तरह की इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती रही हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहाँ पर भी कुछ ना कर सकी। तो आपको लगता है कि फ़लस्तीनी इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि तमाम फ़लस्तीनी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के को सपोर्ट करें? देखिए, इस वक्त तक जो जो डी फैक्टो पोजीशन, जो मौजूदा पोजीशन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, वो तो बिल्कुल एक पपेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनको पता है कि ना कोई टू स्टेट सोल्यूशन पे डिस्कशन हुई है, ना कोई टॉक्स हैं। तो हत्ता कि उनकी सॉवरेंटी भी जो है वो एक तरह से कंप्रोमाइज्ड है। इसराइल जब चाहे अपनी फौजें जो है वो वेस्ट बैंक में, जो मतलब उसूलन पैलेस्टाइन अथॉरिटी के अंडर हैं, भेज देता है। जब चाहे वहाँ तलाशियाँ शुरू हो जाती हैं और जब चाहे उनके रास्ते रोक लेते हैं। लेकिन जब एक वायबल फ़लस्तीनी स्टेट वजूद में आएगी तो उसकी वो सॉवरन भी होगी, इंडिपेंडेंट भी होगी। हाँ, उसके ऊपर ये पाबंदी ज़रूर लगेगी कि वो हथियार नहीं रख सकती, इन द सेंस कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी रेज़ नहीं कर पाएगी। ये रुकावट जो थी वो तुर्की पे भी लगी थी, जापान पे भी लगी थी, जर्मनी में भी लगी थी। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एक कंट्री आज़ाद होता है और उसको गारंटीज मिलती हैं इंटरनेशनल के आप पीसफुल रहेंगे, आपकी सॉवरेंटी पे कोई आंच नहीं आएगी, तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप चॉइस देखें कि क्या चॉइस थी। देयर वाज एब्सोल्युटली 2 साल पहले इसी अक़वाम मुत्तहिदा में देयर वाज एब्सोल्युटली ज़ीरो चॉइस, कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन सडनली इन 2 सालों में इतनी ज़्यादा तब्दीली आई है, और इसका जो मतलब ये कि आप इसका जो ब्लेम है वो आप नेतन्याहू पे ज़रूर डाल सकती हैं, लेकिन इसका क्रेडिट भी आप फ़लस्तीनियों की उस रेजिलियंस को दें कि उन्होंने भूख, प्यास और मौत के सामने घुटने नहीं टेके और वो मांगते रहे अपना हक। और फाइनली आज उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि फ़लस्तीनी हैव ए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन व्हिच शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड व्हिच शुड बी एक्सरसाइज्ड। सैयद शरफुद्दीन साहब, एक और अहम नुक्ता ये भी है कि तमाम दुनिया जानती है इस वक्त क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ गई है, बच्चा ये जानता है कि इसराइल का मंसूबा तो ग्रेटर इसराइल बनाने का है।
तो अगर ये सब कुछ इतना आसानी से हो जाए और जितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, अमन आ जाए, फ़लस्तीनी भी सुख का सांस ले सकें, लेकिन वो जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है वो कितनी देर तक यहाँ पर अमन रहने देगा? ये एक ऐसा मसला है जो कि कई ममालिक के साथ रहा है। ड्रीम है, ये उनकी कोशिशें हैं, लेकिन हर इसराइली जो है वो इसको नहीं चाहता। और ये कंटेन होगा, वो इसलिए होगा कि पहले आज से 70 साल पहले इसराइल का मसला था लैंड फॉर पीस। आज वही मसला जो है वो दोबारा वापस आया है कि अगर इसराइल को पीस चाहिए तो उसके लिए उसको लैंड देना पड़ेगा, इसको फ़लस्तीन को, और उसको उन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन को एक तरह से इनएक्टिव ही करार दे दिया, और ऐसा बहुत सारे ममालिक सोच रहे हैं यूएन का जो किरदार रहा है। तो यूएन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? यूएन का फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत प्रेशर में है, क्योंकि अगर अमेरिका वो पैसे नहीं देता जो कि वो करता है, हर कंट्री जो है उसकी एक सब्सक्रिप्शन है और उसको देना चाहिए हर साल, तो अमेरिका जो है वो पैसे उन्होंने कई साल से रोक के रखे हैं। यूएन ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ उसको तनख्वाह तो मिल रही है और उनके वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे तो निकल रहे हैं, लेकिन वो बड़े अपने मंसूबे नहीं कर सकते। और जो करना चाहते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उनको बोल्ड स्टेप्स लेनी चाहिए, जब वो लेके जाते हैं पीस एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। और जब वो दूसरे डेवलपमेंट एरियाज में, अब जैसे यूएनएचसीआर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिठा के खामखा में उनको इल्ज़ाम दे दिया कि ये जो है यूएन इमिग्रेशन को इनकरेज कर रही है, गोया कि वो कह रहे हैं कि यूएनएचसीआर का सारा काम जो है वो समेट दो। तो एक तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपने नहीं दी अमेरिका के, दूसरी तरफ से वो किसी इनिशिएटिव में इनकरेज नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूएन विल कंटिन्यू, अमेरिका विल मेंटेन इट्स सब्सक्रिप्शन। सदर ट्रंप जो है वो शायद कुछ सीखेंगे बार बार इन फोरम्स में आने के बाद, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सदर ट्रंप जो हैं वो बगैर किसी से पूछे वो कह देते हैं और बाद में फिर वो उसको वापस लेते हैं। आज ही देख लीजिए कि इतना क्रिटिसाइज करने के बाद वो जब यूएन सेक्रेटरी जनरल से मिलने के बाद वापस आए तो उनकी पॉजिटिव कमेंट्स हो चुकी थी यूएन के। बिल्कुल, इस तरह के इतने बड़े ओहदे पर और इस तरह से एक शख्स का होना कि जिसके फैसलों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कि मिनट्स में या घंटों में फैसले बदल लेता है, बड़ा डेंजरस है ये दुनिया के लिए और उस मुल्क के लिए भी। खैर, नोबेल पीस प्राइज़ चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीन में वो सीज़ फायर अभी नहीं चाहते या उस हवाले से कुछ संजीदा कोशिशें नहीं करना चाहते। और ये जो नोबेल पीस है प्राइज़, ये उसी वक्त मिल सकता है जब सबसे ज़्यादा जो शोरिश ज़दा इलाका है वहाँ पर वो हम लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया सैयद शरफुद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।